Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to the design and analysis of algorithms in lecture number 10. Last lecture we have discussed the basic concepts of sieve technique. हमने लास्ट लेक्चर में sieve टेक्निक इंट्रोड्यूस की थी और उसको डिटेल से डिस्कस किया था, जो कि मीडियन सिलेक्शन प्रॉब्लम के हवाले से एक सलूशन था। और हमने देखा कि हमारे पास एक लिस्ट है, तो उसको अगर रैंक वाइज अगर हम सॉल्ट कर दें, सिंपली उसको हम सॉल्ट कर दें, तो हमारे पास रैंक का हमें पता तो चल जाएगा। लेकिन सॉल्टिंग के हवाले से हमने कहा था कि एल्गोरिदम्स जो एग्जिस्ट करते हैं वो सारे या तो n स्क्वायर पे होते हैं, टाइम लेते हैं, या फिर n log n एल्गोरिदम जो कि हमने मर्ज सॉर्ट कंप्लीट की थी, तो मर्ज सॉर्ट भी n log n एल्गोरिदम टाइम लेती है। और हम ये चाहते थे कि कोई ऐसी टेक्निक सोचें या कोई ऐसा सोल्यूशन हम सोचें कि जिससे इसका टाइम कम हो जाए, यानी n log n के बजाय n हो जाए। तो पहले तो हमने ये देखा कि क्या ऐसा हो सकता है, क्या ऐसी टेक्निक अवेलेबल है। तो ऑफ कोर्स वो टेक्निक अवेलेबल थी और हमने वो टेक्निक sieve टेक्निक के नाम से स्टार्ट की, यानी मीडियन सिलेक्शन प्रॉब्लम के हवाले से। और फिर उसका सलूशन हमने तैयार किया, हमने उसका एक एल्गोरिदम बनाया, एल्गोरिदम को बना के फिर उसका हमने बेसिक एक एग्ज़ाम्पल देखी उसकी ग्राफिकली, और उस एग्ज़ाम्पल से एल्गोरिदम की वर्किंग का हमें अंदाज़ा हुआ कि किस तरीके से हम वो प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं रैंक के हवाले से। आखिर में हमने उस प्रॉब्लम का एनालिसिस किया था और फाइनली हमारे पास जो टाइम फाइंड किया था हमने, वो θn था। तो हम उस रिज़ल्ट पे पहुंच गए जो हम चाह रहे थे कि कोई हमें n log n से कम टाइम का एल्गोरिदम मिल जाए। तो वो हमें sieve टेक्निक के हवाले से हमें वो एल्गोरिदम मिल गया था। तो जहाँ पे हमने वो डिवाइड एंड कॉन्कर का सिलसिला स्टार्ट किया हुआ था, जिसमें मर्ज सॉल्ट और ये sieve टेक्निक जैसे प्रॉब्लम को हमने सॉल्व किया, मीडियन सिलेक्शन प्रॉब्लम जैसे। तो अब हम आगे चलते हैं और नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, और अगला टॉपिक हमारा मशहूर ज़माना सॉल्टिंग का है। ये सॉल्टिंग का प्रॉब्लम हम अब स्टार्ट करने लगे हैं। इस पार्ट के ऊपर हम थोड़ा कम रिलाय करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी आप सॉल्टिंग के बारे में कई एल्गोरिदम्स जो हैं वो पिछले कोर्स में पढ़ चुके हैं, बल्कि रिसेंटली हमने अभी एक मर्ज सॉल्ट भी इस हवाले से डिस्कस की है। तो वो भी, उस एल्गोरिदम को भी आप पहले से जानते हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने उसको अच्छे तरीके से तैयार कर लिया होगा। बाकी अब हम बाकी जो सॉल्टिंग एल्गोरिदम्स हैं वो तो नहीं देखेंगे, जो ऑलरेडी आप पहले कोर्स में पढ़ चुके हैं। मैं आपसे ये उम्मीद करूँगा, बल्कि आपने तैयार करने हैं वो सारे के सारे एल्गोरिदम्स जो आपने पिछले कोर्स में पढ़ चुके हैं, जिसमें बबल सॉल्ट है, सिलेक्शन सॉल्ट है, इंसर्शन सॉल्ट है, क्विक सॉल्ट है, हीप सॉल्ट है, और इसके अलावा शेल सॉल्ट है। तो ये चंद एल्गोरिदम्स हैं जो आप पहले कोर्स में पढ़ चुके हैं। इनके ऊपर मैं ख़ास बात नहीं करूँगा। बेसिकली हम उन सॉल्टिंग एल्गोरिदम्स की बात करेंगे जो कि आपने पहले नहीं देखे, तो उनको हम अगले लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। उससे पहले हम कुछ इनका एनालिसिस करना चाहते हैं जो ऑलरेडी आपने एल्गोरिदम पढ़ रखे हैं। तो फॉर द नेक्स्ट सीरीज ऑफ लेक्चर वी फोकस ऑन द सॉल्टिंग। देयर आर द नंबर ऑफ रीजंस अबाउट सॉल्टिंग, हियर द फ्यू इंपॉर्टेंट वंस। प्रोड्यूस फॉर द सॉल्टिंग आर पार्ट ऑफ मैनी लार्ज सॉफ्टवेयर सिस्टम। आज आप देखते हैं कि ये सॉल्टिंग का जो फीचर है वो हर चीज़ में अवेलेबल है। हर चीज़ का मतलब हर एप्लीकेशन में हमें नज़र आता है। हम मोबाइल फ़ोन में कई एप्लीकेशंस देखते हैं, हर तरह की एप्लीकेशन में वो सॉल्टिंग का अमल जो है वो लाजमी होता है। यानी हम फ़ोन बुक में देखते हैं कि हमने नंबर सॉल्ट ऑर्डर में होते हैं। इसी तरह आप कोई डिक्शनरी देखते हैं, वो सॉल्टेड में होती है। आप कोई फ़ोन डायरेक्टरी देखते हैं, वो सॉल्टेड होती है। तो रियल लाइफ में बेशुमार एग्जांपल्स हैं, बल्कि कंप्यूटर साइंस की इंडस्ट्री में भी सॉल्टिंग एक अहम रोल अदा करती है। आप कोई म्यूज़िक प्लेयर यूज़ कर रहे हैं, वहाँ पे सॉन्ग्स को आप सॉल्ट आउट कर सकते हैं, आप ट्रैक्स को सॉल्ट आउट कर सकते हैं। आप कोई वीडियोज़
प्लेयर यूज़ कर रहे हैं तो उसमें सॉर्टिंग की ऑप्शन होती है। तो मोबाइल फ़ोन में इटसेल्फ हर जगह आप सॉर्टिंग चीज़ें देखते हैं। आप सोशल मीडिया पे यूज़ रहते हैं, वहाँ पे सॉर्टिंग के काफ़ी एप्लीकेशंस यूज़ होती हैं। तो ये सॉर्टिंग का जो अमल है यूँ लगता है कि हर जगह फैल गया है, इसलिए ये काफ़ी अहमियत का हामिल है। तो हर आजकल एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर, चाहे डेस्कटॉप की हो या चाहे वो मोबाइल की एप्लीकेशन हो, चाहे वो वेब एप्लीकेशन हो, वहाँ पे ये सॉर्टिंग का अमल जो है वो फ्रीक्वेंटली हमें यूज़ होता दिखाई देता है। तो अब हम इसको आगे लेके चलते हैं। डिज़ाइन ऑफ एफिशिएंट सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स इज़ नेसेसरी टू अचीव द ओवरऑल एफिशिएंसी ऑफ दीज सिस्टम्स। अब हम ये तो नहीं चाहते कि कोई चीज़ हम अगर सॉल्ट करवाना चाहते हैं, यानी किसी चीज़ की सॉल्टिंग अगर हम करना चाहते हैं तो हम ऐसा कोई सॉल्यूशन बना लें जो आज हम उसको स्टार्ट करें और 2 दिन के बाद उसका रिज़ल्ट दे मुझे सॉल्ट करके। ऐसी अनएफिशिएंट और ऐसी सुस्त एप्लीकेशन को तो हम आगे नहीं लेके चलेंगे। तो हमारा जो मेजर ऑब्जेक्टिव है इस कोर्स के अंदर सॉर्टिंग डिस्कस करने का, या आपने पहले जो कवर की है उस हवाले से बुनियादी चीज़ का यही होती है कि हमने ओवरऑल एफिशिएंसी को इम्प्रूव करना होता है सिस्टम की। हमने ये करना होता है, कोई ऐसा एल्गोरिदम चूज़ करना होता है कि सॉर्टिंग का आंसर सेकंड्स में आए, चाहे जितना मर्ज़ी डाटा हो। ये है एफिशिएंसी। ये नहीं है कि आप घंटों या सदियां लगा दें उसके ऊपर, एक एल्गोरिदम के ऊपर, और हम उसको सॉल्ट ही ना कर पाएँ। तो ये सॉर्टिंग का अमल जो है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और इसको हम आगे कई लेक्चर्स में देखेंगे। सॉर्टिंग इज़ वेल डिफाइंड स्टडीज प्रॉब्लम फ्रॉम द एनालिसिस पॉइंट ऑफ व्यू। एनालिसिस पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम देखेंगे और एल्गोरिदम भी डिस्कस करेंगे। सॉर्टिंग इज़ द वन ऑफ द फ्यू प्रॉब्लम्स वेयर द प्रूवेबल लोअर बाउंड्स एग्जिस्ट हाउ फास्ट वी कैन सॉल्ट। तो हम ये चीज़ें प्रॉब्लम्स पहले प्रूव हो चुकी हैं कि कौन से एल्गोरिदम जो है वो फास्ट हैं और कौन से एल्गोरिदम स्लो हैं। इन सॉर्टिंग वी आर गिवन द रे ए 1 to n, यानी आपको एक अरे दी जाती है जो 1 से लेके n नंबर्स तक होती है। आपने उसको रीऑर्डर करना है इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर और डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो ये आपने अब इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर आप समझते हैं। मोर जनरली A is an array of object we can sort on the one attribute on the key value। फर्ज करें A हमारी अरे है और उसमें ऑब्जेक्ट्स पड़े हुए हैं, हमने कोई ख़ास की वैल्यू लेनी है और उसके ज़रिए उसको अप्लाई करना है। मिसाल के तौर पर एक अरे में पर्सन्स के नेम्स पड़े हुए हैं, मैंने अब की वैल्यू लेनी है, यानी बस एक की वैल्यू के ऊपर यानी अल्फ़ाबेटिकली या न्यूमेरिकली उसको सॉल्ट कर देना है। की वैल्यू नीड नॉट टू बी द नंबर, इट कैन बी द ऑब्जेक्ट टोटली ऑर्डर द डोमेन। अब ये की ऑर्डर हमेशा कोई नंबर नहीं होगा। फ़र्ज़ करें कोई नाम है तो अल्फ़ाबेटिकली भी हम सॉल्ट कर सकते हैं। अगर कोई वेट है तो वेट के हवाले से सॉल्ट कर सकते हैं। अगर हाइट है, किसी शख्स की हाइट्स पड़ी हुई हैं तो हाइट के हिसाब से सॉल्ट करेंगे। इसी तरह कोई और ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है अरे के अंदर तो उसको फिर हम उस सिचुएशन के हवाले से सॉल्ट कर सकते हैं जो हमें रियल लाइफ में नज़र आती हैं। Totally ordered domain means that any two elements of the domain x and y, either x is less than y, x is equal to y or x is greater than y। तो हमारे पास 2 एलिमेंट्स होते हैं अरे के, एक कोरस्पॉन्डिंगली अरे का एक एलिमेंट और एक उससे अगले वाला एलिमेंट। एक एलिमेंट को हम x कह देते हैं, दूसरे को हम y कह देते हैं। अब हम इन दोनों को आपस में कंपेयर करेंगे, या तो x y के बराबर होगा, या x बड़ा होगा, या x y से छोटा होगा। तो ये 3 सूरतें हो सकती हैं। स्टार्ट करते हैं और इन एल्गोरिदम जो सबसे पहले हम देखेंगे स्लो सॉर्टिंग एल्गोरिदम, जो कि बिल्कुल स्लो हैं, डल एल्गोरिदम्स हैं, लेकिन आपने इनको पढ़ा है, इनके बारे में आप अच्छे तरीके से जानते हैं। तो ये हम इनको एनालिसिस पॉइंट ऑफ व्यू से आज देख रहे हैं। तो ये बबल सॉर्ट क्या करती है, मैं थोड़ा सा आइडिया आपको दे दूंगा, बाकी आप पहले से इसको जानते हैं कि बबल सॉर्ट में हम पूरी अरे को स्कैन करते हैं। हम करते ये हैं कि एक एलिमेंट को लेते हैं और उसको अगले के साथ कंपेयर करते हैं। अगर तो वो उससे छोटा होता है एलिमेंट तो हम उनकी वैल्यूज़ को स्वैप कर देते हैं, अदरवाइज़ हम फिर आगे मूव करते हैं। और ये काम तब तक हम करते रहते हैं जब तक हमारे पास सॉर्टेड अरे नहीं आ जाती, ऑर्डर में चीज़ें नहीं आ जाती। ये काम आगे फ्रीक्वेंटली जो है वो हम दोहराएंगे और फिर एक वक्त ऐसा आएगा कि वो अरे हमारी सॉल्ट हो जाएगी। तो अब आप देखें कि
अगर मेरे पास n एलिमेंट्स ऑफ अरे हैं, अरे के अंदर n एलिमेंट्स हैं, तो मैंने हर आइटम को एक दूसरे के साथ कंपेयर करना है, तो मुझे कितना टाइम लगेगा। बेसिकली आप देखें, एक आइटम को लेके आपने पूरी अरे में सर्च करना है, यानी सॉल्ट करना है, फिर आपने दूसरा आइटम पकड़ के फिर पूरी अरे में लेके जाना है, तो ये n स्क्वायर में चला जाता है। तो इसलिए ये एक स्लो एल्गोरिदम है। और मिसाल के तौर पर अगर फर्ज करें n हमारे पास एलिमेंट्स की तादाद है, तो टोटल टाइम n स्क्वायर लग जाता है इस पर। तो ये काफ़ी स्लो एल्गोरिदम है उस केस में अगर n की वैल्यू बहुत ज़्यादा बड़ी है। तो इंसर्शन सॉल्ट आपने देखी थी। इंसर्शन सॉल्ट जो है उसमें हमारे पास एलिमेंट्स होते हैं 1 से लेके i-1 तक, इनको हम सॉल्ट करते हैं। बेसिकली हम इसमें भी वही एक एलिमेंट लेते हैं और उसको आगे कंपेयर करते हैं दूसरे से। अगर वो उससे छोटा होता है तो हम पूरी अरे को उठा के आगे शिफ्ट कर देते हैं और उस एलिमेंट को उसमें पुट कर देते हैं। तो ये शिफ्टिंग होती है इंसर्शन में, यानी हम आइटम इंसर्ट करेंगे लेकिन शिफ्ट करते हुए करेंगे। ऑफ कोर्स राइट शिफ्ट होता है, अगर आपको याद हो, तो ये शिफ्टिंग जो है वो होती चली जाएगी और फिर हम एक दफ़ा स्कैन करेंगे, फिर दूसरी दफ़ा स्कैन करेंगे, जब तक ये अरे हमारी स्कैन नहीं हो जाती, तो ये सिलसिला आगे जारी रहेगा। तो ये वही बात है, क्रिएट दिस पोजीशन बाय शिफ्टिंग द ऑल लार्जर एलिमेंट टू द राइट। तो जितने बड़े एलिमेंट्स होंगे उस अरे में वो राइट साइड पे शिफ्ट होते जाएंगे और स्मॉलर जो हैं वो इंसर्ट होते जाएंगे हमारी लेफ़्ट साइड पे। तो ये इंसर्शन सॉल्ट है। सिलेक्शन सॉल्ट भी आपने पढ़ी थी। सिलेक्शन सॉल्ट में हम स्मॉलेस्ट आइटम सिलेक्ट करते हैं पूरी अरे में। हम ये देखते हैं, एक पहले आइटम को लेंगे, अपने साथ कंपेयर करेंगे, फिर दूसरे के साथ, फिर तीसरे के साथ। हमें उससे जो सबसे ज़्यादा छोटा आइटम मिलेगा हम फिर उनको आपस में स्वैप कर लेंगे और इसी तरह फिर अगले आइटम को। तो स्मॉलेस्ट आइटम को हम तलाश करते हैं पूरी अरे में और फिर उनको स्वैप कर देते हैं। अब इसमें तलाश करना है और स्वैप करना है, ये दो ऑपरेशन हो रहे हैं। ऑफ कोर्स ये भी आप पहले देख चुके हैं। दीज ऑल एल्गोरिदम्स आर ईजी टू इम्प्लीमेंट। ये बड़े आसान से एल्गोरिदम हैं, इनका एल्गोरिदम भी काफ़ी आसान है। जैसे अपने अभी काफ़ी तीनों एल्गोरिदम बड़ी आसानी से डिस्कस कर लिए हैं। इसके एल्गोरिदम आपको इजीली समझ आ गए होंगे, आप पहले भी इनको देख चुके हैं। और दूसरी बात ये है कि इनको इम्प्लीमेंट करना भी आसान है, इनका प्रोग्राम बनाना भी आसान है। और सबसे जो बुनियादी इसकी जो बुरी चीज़ है वो है इसका रन टाइम। रन टाइम इसका θn² है, जो कि वर्स्ट केस यानी वर्स्ट केस बुरा टाइम है इसका। तो ये काफ़ी बुरी सिचुएशन है। तो ये एल्गोरिदम्स जो हैं वो काफ़ी स्लो हैं। इवन के जो हमने मर्ज सॉल्ट अभी डिस्कस की थी कुछ लेक्चर्स पहले, वो भी इससे ज़्यादा फास्ट एल्गोरिदम था। उसका टाइम हमने फाइंड किया था n log n। तो इस तरह हमारे पास कुछ जो एल्गोरिदम सॉल्टिंग के होते हैं वो n² होते हैं और ये जो अभी हमने देखे हैं, और कुछ ऐसे हैं जो कि n log n होते हैं, जैसे कि अभी हम मर्ज सॉल्ट भी देख चुके हैं। और बाकी मैंने जैसे कहा है क्विक सॉल्ट और हीप सॉल्ट, ये भी दोनों जो हैं वो इसकी एग्जांपल्स हैं। n log n sorting, we have already seen the merge sort of the array numbers in the n theta n log n time. We will study the two other. तो इसमें मैंने जैसे कहा है हीप सॉल्ट और क्विक सॉल्ट है, ये आप पहले पढ़ चुके हैं। इसके ऊपर हम तवज्जो नहीं देंगे, कोर्स काफ़ी लेंथी है, तो हमने इनके ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं करना। हमने आगे दूसरे जो सॉल्टिंग एल्गोरिदम्स हैं उनको हम देखेंगे। कुछ हीप सॉल्ट का तज़किरा हम यहाँ आज के लेक्चर में करेंगे। बाकी मैं आपके ज़िम्मे लगाता हूँ आज के आप क्विक सॉल्ट और हीप सॉल्ट के एल्गोरिदम्स डाटा स्ट्रक्चर की बुक में देखेंगे और उनको फिर से इम्प्लीमेंट करेंगे, और वो भी आपके इस कोर्स का हिस्सा हैं। लेकिन हम उन पे इतना टाइम नहीं लगाएंगे दोबारा, क्योंकि हमने और काफ़ी और एल्गोरिदम्स कवर करने हैं। हीप सॉल्ट जहाँ पर हमने देखा कि हीप जो है वो हम बाइनरी ट्री को साथ मिला के इम्प्लीमेंट करते हैं। बेसिकली हीप क्या होता है, वो आपकी मेमोरी है, उस मेमोरी के ढेर में हम चीज़ें ऐड करते हैं एज ए ट्री की शक्ल में, और फिर उसको हम आगे फर्दर प्रोसेस करते हैं। ए हीप इज़ ए लेफ्ट कंप्लीट ट्री दैट कन्फॉर्म्स द हीप ऑर्डर। तो हीप सॉल्ट में हमारे पास हम एक लेफ़्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री बनता है। लेफ़्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री भी आप सारे लेफ़्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री, राइट कंप्लीट बाइनरी ट्री, कंप्लीट ट्री, ये सारे बाइनरी ट्रीज़ आप देख चुके हैं। उस शक्ल में हम इसको बनाते हैं। द हीप ऑर्डर प्रॉपर्टी
इनमें मिनिमम हीप और मैक्स हीप होता है। मिनिमम हीप में फॉर एवरी नोड x द की इन द पेरेंट इज स्मॉलर देन और इक्वल टू की इन x। तो हम एक की लेंगे x और उसकी बेस पे ये देखेंगे कि हमारा जो पेरेंट है उससे वो छोटी की है या नहीं, यानी जो हम आइटम ले रहे हैं वो उससे छोटा है या उससे बराबर है। इन अदर वर्ड द पेरेंट नोड हैज़ की स्मॉलर देन और इक्वल द बोथ इट्स ऑफ द चिल्ड्रन। तो ऐसा होगा कि आप जो की लेंगे उस ट्री के जो रूट होगा या उसका जो पेरेंट होगा वो अपने चाइल्ड से छोटा होगा, ये जो हम करेंगे, यानी वो अपने चाइल्ड से छोटा होगा। तो इस तरीके से हम जो ट्री बनाएंगे वो हमारा लेफ्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री बनेगा। सिमिलरली द मैक्स हीप द पेरेंट हैज़ की लार्जर देन और इक्वल इज ऑफ द चिल्ड। वही मैक्स हीप क्या होगा हमारा कि उसमें पेरेंट की जो है वो लार्जर होगी या चिल्ड्रन के बराबर होगी। तो 10 अगर मिन हीप में देखेंगे तो आपको मैंने जैसे कहा है कि चाइल्ड नोड से पेरेंट की वैल्यू कम होगी, और अगर मैक्स हीप आप ले रहे हैं तो उसमें ये होगा कि चाइल्ड नोड की वैल्यू हीप से छोटी होगी। तो ये आपकी रूट से छोटी होगी या पेरेंट से छोटी होगी। Thus the smallest key is in the root of the minimum heap and the max heap the largest to the root। तो वही बात कि अगर तो आप मिनिमम हीप कर रहे हैं तो उसमें रूट जो है वो सबसे छोटा होगा, अगर आप मैक्सिमम हीप कर रहे हैं तो उसमें रूट जो है वो लार्जेस्ट होगा। अब ये रूट क्या है, मेरा ख्याल है कि आप पहले जानते हैं, मुझे उसको ज़्यादा हाईलाइट करने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। ये एक छोटा सा ट्री है, इसको हम देख लेते हैं। यहाँ पे अब आप देखें कि हमारे पास एक रे है। बेसिकली हम ये ट्री कैसे बना रहे हैं, हम इसमें पहला एलिमेंट ले रहे हैं 13 और इन दोनों, अब ये जो हमारे पास ये वाला है ये मिनिमम हीप वाला तरीका है, मैक्स हीप वाला इसके रिवर्स होगा। तो 13 है, ये हमने उठाया और इसके जो आगे 2 एलिमेंट्स पड़े थे उसको इनका चाइल्ड बना दिया। ये 21 यहाँ पे आ गया, 16 यहाँ पे आ गया। फिर हमने लेफ़्ट, क्योंकि ये कंप्लीट बाइनरी ट्री है तो सबसे पहले हम लेफ़्ट नोड की तरफ जाएंगे, राइट पे नहीं जाएंगे। तो ये अब पहले से जानते हैं, हम लेफ़्ट में गए, 21 आया। अब 21 के मोस्ट जो आगे वाला एलिमेंट है वो 16 तो पहले आ गया है, उसको हमने नहीं करना, वो तीसरे नंबर पे पड़ा हुआ है। 24 आ जाएगा और 31 आ जाएगा। तो ये 21 जो है वो 24 के चाइल्ड में आ गया और 31 भी उसके चाइल्ड में आ गया। अब हमने फिर लेफ़्ट पे जाना है और लेफ़्ट पे ये 24 है। अब यहाँ पे अब आप देखें कि हमारे पास ये 21 वाला नोड कवर हो गया। अब हम इस 16 को सिलेक्ट करेंगे। 16 हमारे पास यहाँ पे है। अब 16 के अगले जो नोड हैं वो 19 है और 68 है, तो वो देखें इसके चाइल्ड में आ गए। उसके बाद नेक्स्ट हम यहाँ पे आ जाएंगे। अब आगे हमारे पास नेक्स्ट जो एलिमेंट है वो 19 है। ये 19 तो हो गया, 6 और 7 68 भी हो गया। अब जो है उसके बाद हमारे पास ये 16 वाला आइटम कंप्लीट हो गया। अब 24 वाला लें। 24 वाला हमारे पास ये है, ये जो है वो। अब 24 के आगे आप देखें कि एक हमारे पास आइटम बच गया 65 और दूसरा आइटम बच गया 26। तो हमने इसको उठा के इसके नोड बना दिए। अब हमारे पास जो अगला जो बच गया ये 31 बच गया। अब 31 जो है वो आगे एलिमेंट ही एक है, तो वो 32 के साथ ये अटैच हो जाएगा। तो इस तरीके से आप देखें कि ये हीप ट्री बनी है। अब आपने इसमें ज़रा गौर ये करना है, मिन हीप वाला जो सिलसिला मैंने बताया था, इसमें आप ये देखें कि ये जो रूट है या ये जो पेरेंट नोड है ये दोनों चाइल्ड से छोटा है। तो ये देखें 21 और 13 जो है उन दोनों से छोटा है। इस पेरेंट नोड को लें तो ये देखें 24 31 से ये भी छोटा है। इस पेरेंट नोड को लें तो ये 65 और 26 से ये भी छोटा है। इसी तरह ये 31 तो इसका एक ही चाइल्ड है, तो ये उससे छोटा है। 16 को लें तो ये 19 और 68 से जो है ये भी छोटा है। तो आप देखें कि किस तरीके से हमने ये एक हीप ट्री बनाया है। और ये हीप सॉल्ट और क्विक सॉल्ट आप पहले कोर्स में कवर कर चुके हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि ऑलरेडी आपने ये कोर्स में देख लिया होगा। और
अगले लेक्चर में हम अगले सॉर्टिंग एल्गोरिदम डिस्कस करेंगे, यानी जो और नए एल्गोरिदम्स हैं जिनके ऊपर हमने फोकस रखना है, 2-3 एल्गोरिदम्स हैं वो हम पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि आप क्विक सॉल्ट और हीप सॉल्ट के एल्गोरिदम आप खुद देखेंगे और इनको आप पहले देख चुके हैं, इसलिए मैं इनको आगे डिस्कस नहीं करूँगा। तो आज का लेक्चर हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं और इसकी आपने प्रैक्टिस करनी है, और अगले लेक्चर तक के लिए मुझे दें इजाज़त। खुदा हाफिज़।